अध्याय 10। पहली रात। हथियार बनाने वालों पर वार। पहाड़ों की उस ढलान पर उस रात हवा अलग लग रही थी। दिन भर की धूप के बाद जब अंधेरा धीरे धीरे जंगलों और घाटियों में फैलने लगा तो रास्ते लगभग खाली हो गए। दूर नीचे मैदानों की दिशा में महेश के साम्राज्य के कई छोटे नगर और बस्तियां फैली थीं, और उन्हीं में से एक जगह पर वह कार्यशाला थी जहां उसके सैनिकों के लिए हथियार बनाए जाते थे। पत्थर की दीवारों से घिरी वह जगह कोई किला नहीं थी, लेकिन वहां हमेशा पहरा रहता था, क्योंकि वहीं से तलवारें, भाले और तीर निकलते थे, वे हथियार जिनसे उसकी सेना लड़ती थी। पहाड़ की चट्टान पर खड़ी दुर्गा नीचे उस दिशा को देख रही थी जहां दूर अंधेरे में कुछ हल्की रोशनियां दिखाई दे रही थीं। उसके पीछे नुमा, गंगी और मीनाक्षी खड़ी थीं। चारों ने लंबे रास्ते तय किए थे और अब वे उस जगह से ज्यादा दूर नहीं थीं जहां पहली रात का काम होना था। पहाड़ों की हवा ठंडी थी, लेकिन चारों के चेहरे शांत थे, जैसे वे किसी जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर चल रही हों। नुमा ने नीचे की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, कार्यशाला नदी के किनारे है। दिन में वहां बहुत लोग होते हैं, लेकिन रात को सिर्फ कुछ पहरेदार और 2-3 लोहार रह जाते हैं। बाकी लोग सुबह लौटते हैं। गंगी ने पूछा, पहरेदार कितने? 4। नुमा ने कहा, 2 बाहर, 2 अंदर। गंगी ने सिर हिलाया। फिर उसने अपने थैले को हल्का सा खोला। उसके भीतर छोटे छोटे डिब्बे और सूखी जड़ों की पोटलियां रखी थी। मीनाक्षी ने पूछा, ये काम चुपचाप होगा? गंगी ने शांत स्वर में कहा, पहली रात शोर के लिए नहीं होती। दुर्गा ने नीचे की तरफ देखते हुए कहा, आज हमें दीवारें नहीं गिरानी हैं, सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि कल सुबह वहां हथियार न बने। चारों धीरे धीरे पहाड़ी से नीचे उतरने लगीं। रास्ता पत्थरों और झाड़ियों के बीच से जाता था और नुमा सबसे आगे चल रही थी। वह हर मोड़ को पहचानती थी और उसके कदम इतने हल्के थे कि सूखी पत्तियों पर भी आवाज नहीं होती थी। कुछ देर बाद वे उस नदी के पास पहुंची जहां से थोड़ी दूर पर कार्यशाला थी। रात गहरी हो चुकी थी। नदी का पानी अंधेरे में चुपचाप बह रहा था और दूर कार्यशाला के भीतर से हथौड़े की हल्की आवाज कभी कभी सुनाई दे जाती थी। शायद कोई लोहार अभी भी काम कर रहा था। चारों पेड़ों की छाया में रुक गईं। नुमा ने इशारा किया। कार्यशाला की दीवारों के पास 2 पहरेदार खड़े थे। उनके हाथों में भाले थे और पास ही मशाल जल रही थी, जिसकी रोशनी में दीवार का एक हिस्सा दिखाई दे रहा था। कुछ देर तक चारों चुपचाप उन्हें देखती रहीं। फिर गंगी ने अपने थैले से एक छोटी शीशी निकाली। उसमें गहरा नीला तरल था। मीनाक्षी ने पूछा, ये क्या करेगा? गंगी ने धीरे से कहा, नींद। नुमा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो रास्ता साफ हो जाएगा। वे चारों अलग अलग दिशाओं में फैल गईं। नुमा और दुर्गा पीछे की तरफ से दीवार के पास पहुंची, जहां अंधेरा ज्यादा था। वहीं एक छोटा दरवाजा था, जिसे शायद कम ही इस्तेमाल किया जाता था। नुमा ने धीरे से उसे धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। अंदर लोहे की गंध थी। दीवारों के सहारे तलवारें रखी थीं और बीच में बड़ा सा भट्ठा जल रहा था। उसकी आग अब धीमी हो चुकी थी, लेकिन उसकी लाल रोशनी कमरे को हल्का सा चमका रही थी। 2 लोहार अब भी काम में लगे थे। उन्हें अभी तक कुछ पता नहीं चला था। उसी समय सामने के दरवाजे की ओर से गंगी अंदर आई। उसके हाथ में वही छोटी शीशी थी। उसने भट्ठे के पास रखे पानी के बड़े घड़े में कुछ बूंदें डाल दीं। कुछ ही देर बाद एक लोहार ने काम रोककर पानी पिया। दूसरे ने भी वही किया। कुछ क्षण बाद उनके हाथों की गति धीमी होने लगी। हथौड़े की आवाज रुक गई। दुर्गा ने भट्ठे की आग की ओर देखा। नुमा ने पास रखे औजारों की तरफ। मीनाक्षी अंदर आई और उसने सूखी लकड़ियों का एक छोटा ढेर भट्ठे में डाला। आग अचानक तेज हो गई। लोहे के सांचे, लकड़ी के ढांचे और सूखी कोयले की बोरियां भट्ठे के पास ही रखी थीं। जैसे ही आग बढ़ी, उनमें से धुआं उठने लगा। कुछ ही क्षणों में भट्ठे की आग भड़क उठी। चारों स्त्रियां बिना जल्दी किए बाहर निकल आईं।
जब वे पेड़ों की छाया तक पहुंची, तब तक कार्यशाला के भीतर आग फैल चुकी थी। सूखी लकड़ी और कोयले की वजह से लपटें तेजी से ऊपर उठने लगी। नदी के किनारे खड़ी दुर्गा ने पीछे मुड़कर देखा। पत्थर की दीवारों के ऊपर आग की लपटें चमक रही थी। नुमा ने कहा, सुबह तक यहाँ कुछ नहीं बचेगा। गंगी ने शांत स्वर में कहा, और कुछ दिन तक हथियार भी नहीं। मीनाक्षी ने धीरे से पूछा, दूसरी रात? दुर्गा ने आग की तरफ देखते हुए उत्तर दिया, रास्ते। नदी का पानी अंधेरे में बहता रहा और पहली रात पूरी हो चुकी थी। अध्याय 11, दूसरी रात। महेश की आपूर्ति और व्यापार परवार। पहली रात के बाद घाटियों में खबर फैलने में ज्यादा समय नहीं लगा। सुबह होते ही उस कार्यशाला के पास धुआं उठता दिखाई दिया था और कुछ ही घंटों में आसपास के रास्तों से गुजरने वाले लोगों को पता चल गया कि जहां तलवारें और भाले बनाए जाते थे, वहां अब सिर्फ जली हुई लकड़ी, पिघला हुआ लोहा और राख बची है। सैनिक वहां पहुंचे, पानी लाया गया, राख को हटाने की कोशिश हुई, लेकिन उस जगह का काम कई दिनों के लिए रुक चुका था। हथियारों की आवाज, हथौड़ों की वो लगातार बजती ध्वनि अब वहां सुनाई नहीं देती थी। लेकिन पहाड़ों की उस झोपड़ी के पास इस खबर पर कोई चर्चा नहीं हुई। सुबह सामान्य थी। मीनाक्षी आंगन में जड़ी बूटियां साफ कर रही थी। गंगी अपनी छोटी छोटी शीशियों को फिर से ठीक से रख रही थी और नुमा पहाड़ी की तरफ गई हुई थी। दुर्गा चुपचाप बैठी रही। पहली रात बीत चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं था, जैसे ये सिर्फ शुरुआत थी और अभी बहुत कुछ बाकी था। दोपहर के समय नुमा वापस लौटी। उसके कदम तेज थे और उसके हाथ में सूखी घास का एक छोटा गुच्छा था, जिसे वह रास्ते में तोड़ लाई थी। वह आंगन के बीच आकर बैठ गई और बिना कुछ कहे पानी पीने लगी। गंगी ने पूछा, क्या देखा? नुमा ने उत्तर दिया, नीचे के रास्तों पर हलचल बढ़ गई है। दुर्गा ने सिर उठाया। नुमा ने मिट्टी में एक लंबी रेखा खींची। व्यापार का रास्ता, उसने कहा। उसने आगे 2 छोटे निशान बनाए। यहाँ से गाड़ियाँ आती है, अनाज, नमक, तेल और घोड़ों के लिए चारा लेकर। गंगी ने कहा, भंडार के लिए। नुमा ने सिर हिलाया। आज रात भी एक काफिला आएगा। आंगन में कुछ देर खामोशी रही। दुर्गा ने पूछा, कितनी गाड़ियाँ? 6, नुमा ने कहा, और उनके साथ कुछ पहरेदार। मीनाक्षी ने पूछा, क्या वे उसी रास्ते से जाएंगे? नुमा ने कहा, हाँ, नदी के किनारे वाला रास्ता सबसे आसान है। गाड़ियाँ पहाड़ों के रास्तों पर नहीं जा सकती। गंगी ने अपने थैले की तरफ देखा, तो दूसरी रात का रास्ता तय हो गया। शाम होने से पहले चारों फिर पहाड़ से नीचे उतरने लगीं। इस बार रास्ता अलग था। नुमा उन्हें उस दिशा में ले जा रही थी, जहां से व्यापारियों के काफिले गुजरते थे। पहाड़ों के नीचे मैदान थोड़ा खुला था और वहां से एक चौड़ा रास्ता गुजरता था, जिस पर गाड़ियों के पहियों के निशान साफ दिखाई देते थे। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे उतर रहा था। जब अंधेरा फैलने लगा, चारों रास्ते से कुछ दूरी पर झाड़ियों के बीच रुक गईं। दूर से घंटियों की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। नुमा ने धीरे से कहा, आ रहे हैं। कुछ देर बाद गाड़ियों की परछाइयां दिखाई देने लगीं। बैलों से जुती 6 गाड़ियां धीरे धीरे रास्ते पर बढ़ रही थीं। उनके साथ 4 सैनिक चल रहे थे और आगे एक आदमी मशाल लेकर रास्ता दिखा रहा था। गाड़ियां भारी थीं। उन पर बोरे लदे हुए थे। नुमा ने फुसफुसाकर कहा, अनाज। गंगी ने दुर्गा की तरफ देखा। दुर्गा ने धीरे से सिर हिलाया। जैसे ही काफिला उस मोड़ के पास पहुंचा, जहां रास्ता थोड़ा संकरा हो जाता था, नुमा चुपचाप आगे बढ़ी। उसने रास्ते के किनारे रखे कुछ पत्थरों को हल्का सा धक्का दिया। पत्थर धीरे धीरे ढलान से लुढ़कते हुए नीचे आए। एक बड़ा पत्थर सीधे रास्ते के बीच आकर अटक गया। गाड़ियां रुक गईं। पहला सैनिक आगे बढ़ा। रास्ता साफ करो, उसने कहा। उसी समय गंगी और मीनाक्षी झाड़ियों के पीछे से दूसरी दिशा में चली गईं। उन्होंने रास्ते के किनारे सूखी घास और लकड़ी के छोटे ढेरों को एक साथ खींचकर रखा।
कुछ ही क्षण बाद गंगी ने एक छोटी शीशी खोली और उसमें से कुछ बूंदें उस घास पर डाल दी। फिर मीनाक्षी ने चुपचाप एक मशाल उस ढेर में लगा दी। आग धीरे धीरे फैलने लगी। सैनिक अभी पत्थर हटाने में लगे थे जब धुआं उठने लगा। एक ने पीछे मुड़कर देखा। आग! उसने चिल्लाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। सूखी घास और लकड़ी ने तुरंत लपट पकड़ ली। रास्ता संकरा था और दोनों तरफ झाड़ियां थीं। आग फैलने लगी। गाड़ियां पीछे मुड़ नहीं सकती थीं। बैल घबराने लगे। सैनिक उन्हें संभालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन धुएं की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। दूर झाड़ियों के पीछे खड़ी दुर्गा सब देख रही थी। कुछ ही देर में आग ने रास्ते को घेर लिया। अनाज के बोरे जलने लगे और बैलों की रस्सियां टूट गईं। कुछ गाड़ियां पलट गईं। नूमा ने धीमे स्वर में कहा, अब ये काफिला किले तक नहीं पहुंचेगा। गंगी ने कहा, और कल सुबह वहां भंडार कम होगा। आग की रोशनी दूर तक फैल गई थी। रात के अंधेरे में धुएं का एक बड़ा गुबार उठ रहा था। चारों स्त्रियां धीरे धीरे पीछे हटने लगीं। दूर से गाड़ियों की लकड़ी टूटने की आवाजें और सैनिकों की चीखें अब भी सुनाई दे रही थी। जब वे पहाड़ की ढलान तक पहुंची, दुर्गा ने एक बार पीछे मुड़कर देखा। रास्ता आग की रोशनी में चमक रहा था। फिर उसने कहा, तीसरी रात। नूमा ने पूछा, क्या? दुर्गा ने उत्तर दिया, खबरें। और दूसरी रात भी पूरी हो गई। अध्याय 12, तीसरी रात। गुप्तचर जाल को तोड़ना। दूसरी रात के बाद मैदानों और घाटियों के रास्तों पर बेचैनी बढ़ने लगी थी। जो काफिला अनाज और सामान लेकर किले की ओर जा रहा था, वो सुबह तक कहीं नहीं पहुंचा। उसके जलने की खबर धीरे धीरे कई गांवों और चौकियों तक पहुंचने लगी। सैनिकों को नए रास्ते तलाशने पड़े, व्यापारियों को अपने बैलों को रोकना पड़ा और किले के भंडार की देखरेख करने वालों को ये समझने में देर नहीं लगी कि कुछ गड़बड़ हो रही है। लेकिन उस गड़बड़ की असली वजह अभी किसी को साफ दिखाई नहीं दे रही थी। पहाड़ों की उस झोपड़ी के पास तीसरी रात से पहले का दिन सामान्य दिखाई देता था, लेकिन भीतर एक अलग तैयारी चल रही थी। मीनाक्षी सुबह से ही शांत बैठी थी और अपने सामने कुछ सूखी जड़ों को बारीक काट रही थी। गंगी कई छोटे कागजों और कपड़ों के टुकड़ों को अलग अलग ढेरों में रख रही थी। नूमा पहाड़ी से नीचे के रास्तों को देखकर लौटी थी और उसने कई नए निशान मिट्टी पर बनाए थे। दुर्गा उन सबको ध्यान से देख रही थी। कुछ देर बाद दुर्गा ने पूछा, गुप्तचर कहाँ रहते हैं? गंगी ने बिना सिर उठाए उत्तर दिया, हर जगह। नूमा ने हल्की हंसी के साथ कहा, जो दिखाई देते हैं वे गुप्तचर नहीं होते। मीनाक्षी ने धीरे से कहा, कई लोग खबरें बिना जाने ही पहुंचा देते हैं। दुर्गा ने मिट्टी में बनी रेखाओं को देखा। गंगी ने एक जगह पर अपनी उंगली रखी। यहाँ, उसने कहा, ये छोटा सा कस्बा है। व्यापारी रुकते हैं, यात्री रुकते हैं, सैनिक भी कई बार रुकते हैं। यहीं से खबरें किले तक जाती है। नूमा ने कहा, और यहीं से कई रास्ते भी निकलते हैं। दुर्गा ने पूछा, तो तीसरी रात यहीं होगी? गंगी ने सिर हिलाया। गुप्तचर तलवार से नहीं मरते, उसने कहा, वे भ्रम से टूटते हैं। शाम ढलते ही चारों फिर पहाड़ से नीचे उतरने लगीं। इस बार रास्ता उन्हें एक छोटे कस्बे तक ले जा रहा था। वहाँ पत्थर और लकड़ी के कई घर थे। बीच में एक चौक था और चौक के आसपास सराय, दुकानें और कुछ गोदाम बने हुए थे। रात के समय भी वहाँ हलचल बनी रहती थी, क्योंकि यात्रियों के लिए वही जगह रुकने का सबसे आसान स्थान थी। जब अंधेरा पूरी तरह फैल गया, चारों कस्बे के किनारे पहुंची। दूर से सराय की रोशनी दिखाई दे रही थी। लोगों की धीमी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। गंगी ने कहा, यहाँ खबरें सबसे तेज चलती है। मीनाक्षी ने पूछा, किसके पास? गंगी ने एक पुरानी सराय की तरफ इशारा किया। जो लोग देर रात तक जागते हैं। वे धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ी। कस्बे के भीतर कुछ लोग अब भी बैठे बातें कर रहे थे। कुछ व्यापारी अपने सामान की देखरेख कर रहे थे और कुछ यात्री आग के पास बैठकर खाना खा रहे थे। नूमा छाया में ही रुकी रही।
गंगी और मीनाक्षी धीरे धीरे भीड़ के बीच चली गईं। कुछ देर बाद सराय के भीतर से बातचीत की आवाज आने लगी। सुना है हथियारों की कार्यशाला जल गई, एक आदमी कह रहा था। दूसरे ने कहा, और कल रात अनाज का काफिला भी नहीं पहुंचा। तीसरे ने धीरे से कहा, ये सब संयोग नहीं हो सकता। उसी समय गंगी एक कोने में बैठ गई। उसने अपने सामने एक कपड़ा खोला और उस पर कुछ छोटे निशान बनाए। मीनाक्षी ने पास बैठकर कुछ लोगों से सामान्य बातें शुरू कर दीं, रास्तों की, मौसम की, व्यापार की। कुछ ही देर में वही बातें अलग अलग लोगों के बीच फैलने लगीं। कहते हैं पहाड़ों में कुछ लोग रास्ते रोक रहे हैं। नहीं, मैंने सुना है कि किले के भीतर ही झगड़ा हुआ है। किसी ने कहा कि व्यापारी अब दूसरे रास्ते से जा रहे हैं। खबरें अब बदलने लगी थी। जो बात एक आदमी ने सुनी थी, वह दूसरे तक पहुंचते पहुंचते अलग हो गई। दुर्गा बाहर छाया में खड़ी सब देख रही थी। नूमा उसके पास खड़ी थी। यही है गुप्तचर जाल, उसने धीरे से कहा। दुर्गा ने पूछा, और इसे तोड़ने का तरीका? नूमा ने सराय की ओर देखा। सच को इतना बदल दो कि कोई पहचान न सके। कुछ देर बाद गंगी और मीनाक्षी वापस लौट आईं। गंगी ने कहा, अब खबरें कई दिशाओं में जाएंगी। मीनाक्षी ने कहा, और कोई भी पूरी तरह सही नहीं होगी। दूर सराय में अब भी लोग बातें कर रहे थे, लेकिन अब हर व्यक्ति अलग कहानी बता रहा था। कहीं कहा जा रहा था कि पहाड़ों में विद्रोह शुरू हो गया है। कहीं कहा जा रहा था कि किले के भीतर ही कोई विश्वासघात हुआ है, और कहीं ये भी कहा जा रहा था कि व्यापारी अब महेश के रास्तों से बचकर चल रहे हैं। रात गहरी हो चुकी थी। चारों स्त्रियां धीरे धीरे कस्बे से बाहर निकल आईं। जब वे पहाड़ की ओर लौट रही थीं, दुर्गा ने कहा, अब किले तक पहुंचने वाली हर खबर बदल जाएगी। गंगी ने शांत स्वर में कहा, और जब खबरें बदलती है तो फैसले भी बदल जाते हैं। पहाड़ों की ढलान पर पहुंचते पहुंचते कस्बे की रोशनी पीछे छूट चुकी थी। तीसरी रात भी पूरी हो गई थी, और महेश के साम्राज्य की आंखों के सामने अब धुंध फैलने लगी थी। अध्याय 13, चौथी रात। अफवाह और भ्रम। महेश का किला मैदानों के बीच एक ऊंची चट्टान पर बना था। दूर से देखने पर उसकी पत्थर की दीवारें ऐसे दिखाई देती थी जैसे किसी पहाड़ का ही हिस्सा हो। चारों तरफ चौकियां थीं, दरवाजों पर सैनिक तैनात रहते थे, और किले के भीतर हमेशा गतिविधि बनी रहती थी। दिन के समय वहां दूत आते जाते थे, व्यापारी अपने सामान के साथ पहुंचते थे, और सैनिकों के दल अंदर बाहर चलते रहते थे। लेकिन पिछले 3 दिनों में वहां की हवा बदलने लगी थी। सबसे पहले खबर आई थी कि हथियारों की कार्यशाला में आग लग गई है। वहां पहुंचने वाले सैनिकों को सिर्फ जली हुई लकड़ी और पिघला हुआ लोहा मिला था। कुछ लोगों ने इसे दुर्घटना कहा, कुछ ने लापरवाही, लेकिन किसी के पास स्पष्ट उत्तर नहीं था। दूसरी खबर उससे भी परेशान करने वाली थी। अनाज का काफिला किले तक नहीं पहुंचा। भंडार के अधिकारी ने जब गाड़ियों का हिसाब देखा तो पता चला कि 6 गाड़ियां रास्ते में ही नष्ट हो चुकी थीं। सैनिकों ने जाकर देखा, रास्ते के पास जले हुए बैलों की रस्सियां, टूटे पहिए और राख के ढेर। तीसरी खबर और अजीब थी। मैदानों के कस्बों से अलग अलग बातें सुनाई दे रही थीं। कहीं कहा जा रहा था कि पहाड़ों में कुछ लोग रास्ते रोक रहे हैं। कहीं ये अफवाह थी कि किले के भीतर ही किसी ने गद्दारी की है। कोई कह रहा था कि व्यापारियों ने अपना रास्ता बदल लिया है। इन सब खबरों के बीच एक चीज सामान्य थी। कोई भी बात पूरी तरह स्पष्ट नहीं थी। उसी समय किले के भीतर सभा चल रही थी। महेश पत्थर के बने एक ऊंचे आसन पर बैठा था। उसका शरीर भारी था और उसकी आंखें गहरी थीं। उसके सामने खड़े मंत्री और सैनिक अपने अपने शब्दों में वही खबरें दोहरा रहे थे जो पिछले 2 दिनों से पूरे साम्राज्य में घूम रही थी। एक मंत्री बोला, कार्यशाला की आग दुर्घटना हो सकती है। दूसरे ने कहा, लेकिन अनाज का काफिला, वह दुर्घटना नहीं हो सकता। महेश कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसकी उंगलियां सिंहासन के किनारे पर धीरे धीरे चल रही थीं। फिर उसने पूछा, किसने देखा?
सभा में खड़े सैनिक ने कहा, महाराज, जब हम पहुंचे तब तक सब जल चुका था। महेश ने कुछ नहीं कहा। फिर उसने दूसरी तरफ खड़े दूत की ओर देखा। और ये जो कस्बों में बातें फैल रही हैं? दूत ने सिर झुकाकर कहा, कोई एक बात नहीं है, महाराज। हर जगह अलग कहानी सुनाई दे रही है। महेश की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अलग अलग कहानियां, उसने धीरे से कहा। सभा में खामोशी छा गई। फिर उसने आदेश दिया, दूतों को भेजो, हर कस्बे में, हर चौकी में, और पता लगाओ कि सच क्या है। उसी समय पहाड़ों की दिशा में चौथी रात उतर रही थी। मीनाक्षी की झोपड़ी के पास दुर्गा और उसकी साथी बैठी थी। चूल्हे की आग धीमी थी और चारों के सामने मिट्टी पर बने निशान अब भी दिखाई दे रहे थे। दुर्गा ने कहा, तीसरी रात में हमने खबरों को बदल दिया। गंगी ने सिर हिलाया। अब लोग खुद ही बातें फैलाएंगे। नुमा ने पूछा, चौथी रात? दुर्गा ने मिट्टी पर एक नया निशान बनाया। अफवाह। मीनाक्षी ने उसकी ओर देखा। क्या फर्क होगा? दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, जब लोग खुद ही डरने लगते हैं, तब सेना से पहले डर फैलता है। गंगी हल्का सा मुस्कुराई। तो आज रात हम लोगों के मन में आग लगाएंगे। रात गहराने लगी। चारों स्त्रियां उस कस्बे की ओर चली जहां से कई रास्ते निकलते थे। वही जगह जहां व्यापारी रुकते थे, सैनिक खबरें सुनते थे और यात्री अपनी यात्राओं की बातें करते थे। लेकिन इस बार उनका काम आग लगाना नहीं था। इस बार उनका काम शब्द फैलाना था। सराय में बैठे लोगों के बीच धीरे धीरे बातें शुरू हुईं। किसी ने कहा कि पहाड़ों में कुछ स्त्रियां सैनिकों पर हमला कर रही हैं। किसी ने कहा कि महेश के ही एक मंत्री ने रास्ते बदल दिए हैं। किसी ने कहा कि व्यापारियों ने किले को सामान भेजना बंद कर दिया है। और कुछ ही देर में वह कस्बा अलग अलग कहानियों से भर गया। जब लोग घर लौटे तो हर व्यक्ति अपने साथ एक अलग कहानी लेकर गया। और रात के अंत तक वही कहानियां अलग अलग गांवों में पहुंचने लगी। सुबह होने तक मैदानों में एक नई चीज फैल चुकी थी, अनिश्चितता। जब पहाड़ों की ढलान पर दुर्गा वापस लौटी, उसने दूर मैदानों की ओर देखा। गंगी ने पूछा, क्या सोच रही हो? दुर्गा ने कहा, अब लोग खुद ही सवाल पूछेंगे। पहाड़ों के ऊपर सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी थी। चौथी रात भी पूरी हो चुकी थी। और महेश का साम्राज्य अब सिर्फ रास्तों से नहीं, कहानियों से भी हिलने लगा था। अध्याय 14, 5वीं रात। दरबार के भीतर संदेह। महेश के किले में उस सुबह का वातावरण पहले से अलग था। पिछले कुछ दिनों में जो घटनाएं हुई थीं, हथियारों की कार्यशाला का जलना, अनाज के काफिले का नष्ट होना और मैदानों में फैलती अलग अलग खबरें, उन्होंने किले के भीतर एक अनकही बेचैनी पैदा कर दी थी। सैनिक अपने काम में लगे थे, दूत आते जाते थे, लेकिन हर बातचीत में एक हल्की सावधानी दिखाई देने लगी थी। लोग पहले की तरह खुलकर नहीं बोलते थे। किले के भीतर सबसे बड़ी चिंता दरबार में दिखाई दे रही थी। उस दिन महेश ने फिर सभा बुलवाई। पत्थर के विशाल कक्ष में मशालें जल रही थीं और दीवारों पर उनकी रोशनी कांप रही थी। मंत्री, सेनापति और अधिकारी अपने अपने स्थान पर खड़े थे। महेश अपने आसन पर बैठा सबको देख रहा था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उसके भीतर चल रही सोच को समझना आसान नहीं था। कुछ देर तक वह किसी से कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से पूछा, पिछली 4 रातों में जो हुआ, उसके बारे में किसके पास उत्तर है? सभा में खामोशी छा गई। एक मंत्री आगे बढ़ा, महाराज, हमने चौकियों को सख्त कर दिया है। सैनिकों को आदेश दिया गया है कि हर रास्ते पर पहरा बढ़ाया जाए। महेश ने सिर नहीं हिलाया। उसने दूसरा प्रश्न पूछा, और फिर भी रास्ते बदल रहे हैं? कोई उत्तर नहीं आया। महेश धीरे धीरे खड़ा हुआ और सभा के बीच बने नक्शे के पास चला गया। उसने नक्शे पर बने रास्तों को देखा, फिर कहा, अगर कोई बाहर से हमला करता, तो हमें दिखाई देता। वह कुछ क्षण रुका, लेकिन यहाँ जो हो रहा है, वह दिखाई नहीं दे रहा। सभा में खड़े लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा। महेश ने धीरे से कहा, इसका मतलब है, कोई हमारे बीच है। उसके शब्दों ने पूरे कक्ष को और शांत कर दिया।
किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन कई आंखें अब आसपास खड़े लोगों को देखने लगी थी। उसी समय पहाड़ों की तरफ 5वीं रात उतर रही थी। झोपड़ी के सामने दुर्गा और उसकी साथी बैठी थी। मिट्टी पर बने निशानों में अब 5वां चिन्ह बाकी था। गंगी ने पूछा, आज दरबार? दुर्गा ने सिर हिलाया। आज तलवार या आग की जरूरत नहीं है। नुमा ने पूछा, तो क्या? दुर्गा ने कहा, संदेह। मीनाक्षी ने शांत स्वर में पूछा, दरबार तक बात कैसे पहुंचेगी? गंगी हल्का सा मुस्कुराई। दरबार तक हर बात पहुंचती है। रात होते ही चारों पहाड़ों से नीचे उतरी। इस बार उनका लक्ष्य कोई काफिला या कार्यशाला नहीं था, बल्कि वे छोटे कस्बे थे जहां से किले के लिए दूत निकलते थे। वही जगह जहां खबरें लिखी जाती थीं, सील की जाती थीं और फिर घोड़ों पर बैठकर किले तक पहुंचती थी। एक छोटे से चौकीदार भवन के पास गंगी और मीनाक्षी रुक गईं। वहां 2 दूत बैठे बातें कर रहे थे। गंगी धीरे से पास गई और उनके बीच बैठ गई जैसे वह भी कोई यात्री हो। कुछ ही देर में बातचीत शुरू हो गई। सुना है कार्यशाला की आग अंदर के लोगों ने लगाई, गंगी ने सहज स्वर में कहा। एक दूत ने पूछा, अंदर के लोग? हाँ, उसने कहा, किसी मंत्री के आदमी। दूसरा दूत तुरंत बोला, मैंने सुना है कि भंडार के अधिकारी ने ही काफिले का रास्ता बदल दिया था। कुछ देर में बातचीत बदल चुकी थी। अब वहां कई अलग अलग बातें कही जा रही थी। किसी का नाम लिया जा रहा था, किसी पर शक किया जा रहा था, और कुछ ही देर में वही बातें दूतों के मन में घर करने लगी। जब वे दूत किले की ओर रवाना हुए, तो उनके साथ सिर्फ खबरें नहीं थीं, संदेह भी था। सुबह होते होते वही बातें दरबार तक पहुंच गईं, और उसी दिन महेश के दरबार में पहली बार मंत्री एक दूसरे की तरफ अलग नजर से देखने लगे। जब पहाड़ों की ढलान पर दुर्गा वापस लौटी, नुमा ने पूछा, क्या ये काफी होगा? दुर्गा ने मैदानों की दिशा में देखते हुए कहा, जब लोग एक दूसरे पर शक करने लगते हैं, तब दीवारें बाहर से नहीं गिरती। रात खत्म हो चुकी थी, और 5वीं रात ने किले के भीतर एक ऐसी दरार डाल दी थी जिसे कोई तुरंत देख नहीं सकता था। अध्याय 15, छठी रात। व्यापारियों और धन पर नियंत्रण। महेश के किले में अब बेचैनी छिपाई नहीं जा सकती थी। 5 रातों की घटनाएं अब अलग अलग दुर्घटनाएं नहीं लग रही थीं। हथियारों की कार्यशाला जल चुकी थी। अनाज का काफिला नष्ट हो गया था। रास्तों पर अलग अलग खबरें फैल रही थीं, और दरबार के भीतर भी संदेह की हल्की दरार दिखाई देने लगी थी। मंत्री एक दूसरे की बातों को पहले से ज्यादा ध्यान से सुनते थे। सेनापति हर आदेश को 2 बार दोहराते थे, और दूत अब खबरें लाते समय सावधान रहते थे कि उनके शब्दों में कोई गलती न रह जाए। लेकिन सबसे ज्यादा शांत व्यक्ति वही था जिसके साम्राज्य में ये सब हो रहा था, महेश। उस सुबह उसने दरबार नहीं बुलाया। उसने अपने सेनापति को बुलाया और बस इतना कहा, आज मैं खुद देखूंगा कि मैदानों में क्या हो रहा है। कुछ ही देर बाद किले के मुख्य द्वार खुले और घोड़ों का एक छोटा दल बाहर निकला। बीच में महेश का घोड़ा था। उसने भारी कवच नहीं पहना था, सिर्फ साधारण युद्ध वस्त्र थे। उसके साथ कुछ सैनिक और एक दूत थे। रास्ते में खड़े पहरेदारों ने सिर झुकाया, लेकिन किसी ने सवाल नहीं किया। राजा जब स्वयं बाहर निकलता है तो लोग समझ जाते हैं कि वह देखने आया है, सुनने नहीं। किले से नीचे उतरते हुए रास्ते मैदानों की तरफ फैलते थे। वही रास्ते जिनसे व्यापारी अपने काफिले लाते थे, वही रास्ते जहां से अनाज, नमक, तेल और घोड़ों के लिए चारा किले तक पहुंचता था। महेश उन रास्तों को देखता हुआ आगे बढ़ता रहा। कई जगह उसे जले हुए पहियों के निशान दिखाई दिए, कहीं रास्ते के किनारे खाली पड़े बोरे, और कहीं व्यापारी अपने बैलों के साथ रुककर बात करते हुए। उसने एक व्यापारी को बुलवाया। तुम किले की ओर क्यों नहीं जा रहे? उसने पूछा। व्यापारी कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, महाराज, रास्ते सुरक्षित नहीं लगते। महेश ने उसकी आंखों में देखा। किसने कहा? व्यापारी ने सिर झुका लिया। लोग कह रहे हैं। महेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने समझ लिया कि समस्या सिर्फ रास्तों की नहीं है।
समस्या उन लोगों की है जो रास्तों को चलाते हैं। उसी समय पहाड़ों की तरफ छठी रात उतर रही थी। मीनाक्षी की झोपड़ी के सामने दुर्गा और उसकी साथी फिर मिट्टी पर बने निशानों के पास बैठी थी। अब तक 5 निशान पूरे हो चुके थे, छठा बाकी था। नुमा ने पूछा, आज क्या बदलेगा? दुर्गा ने कहा, धन। गंगी ने सिर उठाया, व्यापारी। दुर्गा ने मिट्टी पर कई छोटे निशान बनाए। साम्राज्य सिर्फ सैनिकों से नहीं चलता, उसे चलाने के लिए धन चाहिए, और धन व्यापार से आता है। अगर व्यापारी किले तक नहीं जाएंगे, तो भंडार भी खाली होगा और सैनिकों का वेतन भी देर से पहुंचेगा। मीनाक्षी ने धीरे से पूछा, तो हम क्या करेंगे? दुर्गा ने कहा, उन्हें ये विश्वास दिलाएंगे कि किले तक जाना उनके लिए नुकसान का सौदा है। रात गहराने लगी। चारों पहाड़ों से उतरकर उस बड़े व्यापारिक नगर की तरफ बढ़ी जहां से कई काफिले निकलते थे। वहां के गोदामों में अनाज के ढेर थे, नमक की बोरियां रखी थीं और तेल के बड़े मटके दीवारों के पास सजे थे। दिन में ये जगह बहुत व्यस्त रहती थी, लेकिन रात के समय सिर्फ कुछ पहरेदार और व्यापारी ही जागते थे। नुमा छाया में खड़ी रही। गंगी और मीनाक्षी धीरे धीरे गोदामों के पास पहुंची। उन्होंने किसी चीज को जलाया नहीं, किसी पर हमला नहीं किया। उन्होंने बस बात शुरू की। सुना है पिछले काफिले का पूरा माल जल गया, गंगी ने कहा। एक व्यापारी ने तुरंत उत्तर दिया, हाँ, और जो लोग बचकर लौटे, उन्होंने कहा कि रास्ते में कोई दिखाई भी नहीं दिया। दूसरा बोला, अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारा नुकसान होगा। मीनाक्षी ने शांत स्वर में कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि किले तक जाने वाले रास्तों पर नजर रखी जा रही है। कुछ ही देर में वही बातें अलग अलग समूहों में फैलने लगी। किसी ने कहा कि किले तक पहुंचने से पहले ही माल गायब हो सकता है। किसी ने कहा कि जो व्यापारी अभी भी वहां जा रहे हैं, वे मूर्ख हैं। और कुछ ही देर में कई व्यापारियों ने तय कर लिया कि अगली बार वे अपने काफिले दूसरे नगरों की तरफ भेजेंगे। दूर खड़ी दुर्गा ये सब देख रही थी। कुछ देर बाद नुमा ने धीरे से कहा, वे अब किले से डरेंगे। गंगी ने कहा, और धन दूसरे रास्तों पर जाएगा। जब चारों पहाड़ों की ओर लौट रही थी, दुर्गा ने पीछे मुड़कर उस नगर को देखा जहां अभी भी कुछ व्यापारी आपस में बहस कर रहे थे। उसी समय मैदान के दूसरे छोर पर महेश अपने घोड़े को रोककर वही रास्ते देख रहा था। उसने अपने सेनापति से कहा, व्यापारी डर रहे हैं। सेनापति ने पूछा, तो क्या किया जाए, महाराज? महेश ने कुछ क्षण सोचा। फिर उसने कहा, अगर वे डरते हैं, तो हमें उन्हें मजबूर करना होगा। उसकी आंखें अब पहले से ज्यादा गंभीर थीं, क्योंकि अब उसे साफ समझ आ रहा था कि कोई उसके साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है। और उसी समय पहाड़ों पर दुर्गा अपनी साथियों के साथ लौट रही थी। छठी रात पूरी हो चुकी थी, लेकिन अब पहली बार मैदानों में एक और चाल चलने वाली थी। महेश की अध्याय 16 सातवीं रात। सेना में फूट। छठी रात के बाद मैदानों में सिर्फ व्यापार ही नहीं बदला था, बल्कि सैनिकों के बीच भी बेचैनी फैलने लगी थी। कई चौकियों पर सामान देर से पहुंच रहा था, कुछ जगहों पर पहरेदारों को नए आदेश मिल रहे थे और कई रास्तों पर अचानक सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी। महेश ने अब ये मान लिया था कि जो कुछ हो रहा है वो संयोग नहीं है, कोई है जो उसके साम्राज्य को धीरे धीरे कमजोर कर रहा है, रास्तों से, खबरों से और व्यापार से। लेकिन उसे अभी तक ये नहीं पता था कि वह कौन है। उस शाम किले के भीतर फिर सभा हुई। महेश पत्थर के बने उसी विशाल कक्ष में खड़ा था जहां दीवारों पर मशालें जल रही थीं। उसके सामने उसके सेनापति और कई सैनिक अधिकारी खड़े थे। इस बार उसका स्वर पहले से कठोर था। रास्तों पर पहरा बढ़ाओ, उसने कहा, और हर चौकी से रोज रिपोर्ट भेजी जाए। एक सेनापति ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सैनिक थकने लगे हैं। कई चौकियों पर लगातार पहरा देना पड़ रहा है। महेश ने उसकी तरफ देखा। थकान युद्ध का कारण नहीं होती, उसने कहा। सभा समाप्त हो गई, लेकिन सैनिकों के मन में कई बातें रह गईं।
कुछ को लगा कि राजा अब ज्यादा कठोर हो गया है, कुछ को लगा कि कहीं न कहीं दरबार के भीतर ही समस्या है, और कुछ बस चुपचाप अपने काम में लग गए। उसी समय पहाड़ों की तरफ 7वीं रात उतर रही थी। मीनाक्षी की झोपड़ी के सामने दुर्गा और उसकी साथी फिर मिट्टी पर बने निशानों के पास बैठी थी। 6 निशान पूरे हो चुके थे, 7वां बाकी था। नुमा ने पूछा, अब क्या? दुर्गा ने मिट्टी पर एक लंबी रेखा खींची। सेना। गंगी ने उसकी ओर देखा। सेना पर हमला करना आसान नहीं होगा। दुर्गा ने सिर हिलाया। हमें हमला नहीं करना। मीनाक्षी ने पूछा, तो क्या? दुर्गा ने कहा, उन्हें एक दूसरे पर शक करना होगा। रात गहराने लगी। चारों पहाड़ों से नीचे उतरकर उस चौकी की ओर बढ़ी जहां कई सैनिक तैनात रहते थे। वो जगह 2 बड़े रास्तों के बीच थी, इसलिए वहां हमेशा हलचल रहती थी। दिन में वहां घोड़े बंधे रहते थे, सैनिक अभ्यास करते थे और दूत आते जाते थे। लेकिन रात को वहां सिर्फ पहरेदार और कुछ आराम करते सैनिक रहते थे। नुमा ने दूर से चौकी को देखा। यहाँ 2 दल रहते हैं, उसने कहा। एक मैदानों से आया है, दूसरा पहाड़ों की चौकियों से। गंगी ने पूछा, क्या वे एक दूसरे को जानते हैं? नुमा ने सिर हिलाया। कम। दुर्गा ने कहा, तो यही शुरुआत होगी। चारों अलग अलग दिशाओं में फैल गईं। गंगी चौकी के पास पहुंची, जहां कुछ सैनिक आग के पास बैठे थे। उसने खुद को एक थकी हुई यात्री की तरह दिखाया और धीरे धीरे बातचीत शुरू कर दी। रास्ते पर मैंने कुछ सैनिकों को बातें करते सुना, उसने कहा। एक सैनिक ने पूछा, क्या बातें? गंगी ने धीमे स्वर में कहा, वे कह रहे थे कि किले के कुछ अधिकारी तुम लोगों को दोष दे रहे हैं। दूसरे सैनिक ने तुरंत पूछा, क्यों? कहते हैं कि रास्तों पर जो गड़बड़ हो रही है, वह चौकियों की लापरवाही से है। कुछ देर में वही बात सैनिकों के बीच फैलने लगी। उसी समय दूसरी तरफ मीनाक्षी कुछ और सैनिकों के पास बैठी थी। सुना है मैदानों वाले सैनिकों को ज्यादा भरोसा दिया जा रहा है, उसने कहा। एक ने पूछा, किसने कहा? मीनाक्षी ने कंधे उचकाए। मैंने बस सुना है। धीरे धीरे वही शब्द अलग अलग समूहों तक पहुंच गए। कुछ सैनिकों को लगा कि उन पर शक किया जा रहा है, कुछ को लगा कि दूसरे दल को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, और रात बढ़ते बढ़ते आग के पास बैठी बातचीत बहस में बदलने लगी। दूर खड़ी दुर्गा और नुमा ये सब देख रही थी। नुमा ने धीमे स्वर में कहा, सैनिक जल्दी भड़कते हैं। दुर्गा ने कहा, क्योंकि उन्हें आदेश मानने की आदत होती है, सवाल पूछने की नहीं। कुछ ही देर में चौकी के भीतर 2 दलों के बीच तीखी आवाजें सुनाई देने लगीं। किसी ने कहा कि गलती दूसरे दल की है, किसी ने कहा कि किले के लोग उन्हें दोष दे रहे हैं, और पहली बार सैनिक एक दूसरे को उसी नजर से देखने लगे जिस नजर से वे आम तौर पर दुश्मन को देखते हैं। जब चारों वापस पहाड़ों की ओर लौट रही थी, चौकी के भीतर अब भी बहस जारी थी। गंगी ने कहा, अब उन्हें आदेश पर भरोसा नहीं रहेगा। नुमा ने कहा, और जब सेना एक दूसरे पर भरोसा खो देती है, दुर्गा ने उसकी बात पूरी की, तो युद्ध आधा हार जाती है। दूर मैदानों की दिशा में मशालों की रोशनी हिल रही थी। 7वीं रात पूरी हो चुकी थी, और महेश की सेना के भीतर पहली बार एक ऐसी दरार पड़ गई थी जिसे बाहर से कोई देख नहीं सकता था। अध्याय 17, 8वीं रात। मंत्रियों का पतन। 7वीं रात के बाद महेश का किला पहले जैसा नहीं रहा था। पत्थर की वही दीवारें थीं, वही चौकियां थीं, वही सैनिक दरवाजों पर खड़े थे, लेकिन किले के भीतर चलने वाली बातचीत बदल चुकी थी। हर व्यक्ति अब धीरे बोलता था और हर बात को 2 बार सोचकर कहता था। पिछले 7 दिनों की घटनाएं अब किसी एक जगह की समस्या नहीं रही थी, वे पूरे साम्राज्य के भीतर फैल चुकी थी। हथियारों की कार्यशाला का नष्ट होना, अनाज के काफिलों का रास्ते में खत्म हो जाना, बाजारों में फैलती अफवाहें, व्यापारियों का रास्ता बदलना और अब सैनिकों के बीच उठती बहस, इन सबने किले के भीतर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर दी थी जिसे कोई नाम नहीं दे पा रहा था। महेश ये सब देख रहा था। उस रात उसने दरबार देर से बुलाया।
पत्थर के विशाल कक्ष में मशालें जल रही थी, लेकिन वहां की हवा भारी थी। मंत्री, सेनापति और अधिकारी एक एक करके भीतर आ रहे थे और अपने स्थान पर खड़े हो रहे थे। कोई भी जोर से बात नहीं कर रहा था। सबको पता था कि पिछले कुछ दिनों में राजा का धैर्य कम होता जा रहा है। महेश अपने आसन पर बैठा था। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें अब पहले से ज्यादा कठोरता थी। कुछ देर तक वह किसी से कुछ नहीं बोला। फिर उसने धीरे से पूछा, 7 रातें? किसी ने उत्तर नहीं दिया। महेश ने फिर कहा, 7 रातों में 7 घटनाएं। उसने अपने सामने खड़े मंत्रियों की ओर देखा, और तुम में से कोई भी ये नहीं बता सका कि ये सब कौन कर रहा है। सभा में खामोशी फैल गई। एक मंत्री आगे बढ़ा, महाराज, हम चौकियों को और मजबूत कर सकते हैं, अगर सैनिकों की संख्या बढ़ा दी जाए। महेश ने उसकी बात बीच में ही रोक दी। सैनिक, उसने कहा, रास्तों की रक्षा करते हैं। वो धीरे धीरे अपने आसन से उठा और सभा के बीच तक आया। लेकिन रास्ते बदल रहे हैं। उसने नक्शे की तरफ इशारा किया, जो पत्थर की फर्श पर बना था। व्यापारी रास्ता बदल रहे हैं। खबरें बदल रही हैं। सैनिक एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। उसने धीरे से कहा, और तुम सब अभी भी मुझे सैनिकों की संख्या बढ़ाने की सलाह दे रहे हो। सभा में खड़े कई लोगों ने सिर झुका लिया। महेश कुछ क्षण चुप रहा। फिर उसने अचानक पूछा, तुम में से कौन है जो सच छुपा रहा है? ये सवाल अचानक था। मंत्री एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने उत्तर नहीं दिया। महेश ने फिर कहा, ये सब बिना भीतर की मदद के नहीं हो सकता। उसकी आवाज अब पहले से तेज थी। किसी ने रास्तों की जानकारी दी है। किसी ने खबरों को बदलने दिया है। किसी ने सैनिकों के बीच संदेह फैलने दिया है। उसने सभा के बीच खड़े एक मंत्री की ओर देखा। और जब ये सब हो रहा था, तुम कहाँ थे? मंत्री घबरा गया। महाराज, मैं। महेश ने हाथ उठाकर उसे चुप करा दिया। कक्ष में अब सन्नाटा था। कुछ देर तक महेश किसी को देखता रहा। फिर उसने सेनापति की ओर देखा और कहा, इनमें से कुछ लोग अब इस किले के योग्य नहीं हैं। सभा में खड़े कई लोगों के चेहरे बदल गए। सेनापति आगे बढ़ा, महाराज, क्या आदेश है? महेश ने बिना झिझक कहा, जांच करो। उसने आगे कहा, और अगर किसी पर भी संदेह हो। वह कुछ क्षण रुका, तो उसे दरबार में जगह मत देना। उस रात किले के भीतर पहली बार मंत्रियों को अपने स्थान पर खड़े होने का भरोसा नहीं रहा। कुछ को लगा कि राजा उन पर शक कर रहा है। कुछ को लगा कि दरबार में कोई गद्दार है। और कुछ ने पहली बार सोचा कि शायद वे खुद भी अब सुरक्षित नहीं हैं। उसी समय पहाड़ों की तरफ 8वीं रात उतर रही थी। मीनाक्षी की झोपड़ी के सामने दुर्गा और उसकी साथी बैठी थी। मिट्टी पर बने निशानों में अब सिर्फ 2 निशान बाकी थे। गंगी ने पूछा, आज दरबार में क्या होगा? दुर्गा ने मैदानों की दिशा में देखा। दरबार टूटेगा। नुमा ने पूछा, कैसे? दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, जब राजा को लगे कि उसके अपने लोग ही भरोसे के लायक नहीं हैं, तब दरबार खुद टूट जाता है। गंगी हल्का सा मुस्कुराई, तो आज हम आग नहीं लगाएंगे। दुर्गा ने सिर हिलाया। नहीं, उसने कहा, आज दरबार खुद जलेगा। रात गहराने लगी। चारों पहाड़ों से नीचे उतरी और उन कस्बों की तरफ बढ़ी जहां से दरबार तक खबरें पहुंचती थीं। दूतों के बीच नई बातें फैलने लगी। कहीं कहा गया कि कुछ मंत्री व्यापारियों से मिल गए हैं। कहीं कहा गया कि सैनिकों की जानकारी दरबार से बाहर जा रही है। और कुछ ही देर में वही बातें अलग अलग दूतों के साथ किले की तरफ चल पड़ी। सुबह होते होते किले के भीतर हर मंत्री को लगने लगा कि शायद किसी और पर शक किया जा रहा है। जब पहाड़ों की ढलान पर दुर्गा वापस लौटी, आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी। नुमा ने पूछा, अब क्या? दुर्गा ने धीरे से कहा, अब सिर्फ एक रात बची है। गंगी ने मैदानों की दिशा में देखा। और महेश? दुर्गा कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने कहा, अब वो समझ चुका होगा कि कोई उसके साम्राज्य को भीतर से तोड़ रहा है। पहाड़ों के ऊपर सुबह की हवा चलने लगी थी।
8वीं रात पूरी हो चुकी थी और महेश के किले के भीतर पहली बार उसका अपना दरबार उसके लिए सबसे कमजोर जगह बन चुका था। अध्याय 18 9वीं रात। महेश का सामना। 8 रातों के बाद महेश का साम्राज्य पहले जैसा नहीं रहा था। दीवारें अब भी खड़ी थीं, सैनिक अब भी चौकियों पर तैनात थे, किले के दरवाजे अब भी उसी तरह खुलते और बंद होते थे, लेकिन उस व्यवस्था की आत्मा बदल चुकी थी। हथियारों की कार्यशालाएं शांत पड़ी थीं, कई व्यापारिक रास्ते बदल चुके थे, सैनिकों के बीच भरोसे की जगह संदेह ने ले ली थी, और दरबार के भीतर मंत्री अब एक दूसरे की आंखों में वही विश्वास नहीं देख पा रहे थे जो पहले हुआ करता था। इन 8 रातों ने युद्ध छेड़ा नहीं था, उन्होंने युद्ध को जन्म दिया था, और अब 9वीं रात उतरने वाली थी। महेश उस रात किले के सबसे ऊंचे प्राचीर पर खड़ा था। नीचे दूर तक फैले मैदानों पर अंधेरा पसरा हुआ था। कहीं कहीं गांवों की हल्की रोशनियां दिखाई देती थी, लेकिन उन रोशनियों के बीच भी उसे कुछ बदलता हुआ महसूस हो रहा था। कई वर्षों तक उसने इस साम्राज्य को फैलाया था, रास्तों को सुरक्षित कराया था, किलों को मजबूत किया था और अपने सैनिकों को अनुशासन में रखा था। उसके लिए शक्ति का मतलब था व्यवस्था, हर चीज अपने स्थान पर, हर व्यक्ति अपने आदेश के भीतर। लेकिन पिछले 8 दिनों में पहली बार उसे लगा कि वह व्यवस्था धीरे धीरे उसके हाथों से फिसल रही है। वह किसी साधारण दुश्मन का काम नहीं था, यह कोई ऐसा व्यक्ति था जो उसकी शक्ति को समझता था और उसी समझ का इस्तेमाल उसके खिलाफ कर रहा था। महेश ने धीरे से अपने सेनापति से कहा, जिसने ये सब किया है वह आ जाएगा। सेनापति ने पूछा, महाराज? महेश ने नीचे फैले अंधेरे मैदान की ओर देखते हुए कहा, क्योंकि अब उसके पास आखिरी चाल बची है। उसी समय पहाड़ों की तरफ 9वीं रात उतर रही थी। मीनाक्षी की झोपड़ी के सामने मिट्टी पर बने सभी निशान अब पूरे हो चुके थे। दुर्गा और उसकी साथी उस जगह खड़ी थी जहां पिछले कई दिनों से वे हर रात की योजना बनाती आई थी। अब मिट्टी पर बने वृत्त के भीतर कोई खाली स्थान नहीं था। नुमा ने पूछा, आज? दुर्गा ने मैदानों की दिशा में देखा। आज? गंगी ने धीरे से कहा, किला आसान नहीं होगा। दुर्गा ने सिर हिलाया, हमें किले को नहीं गिराना। मीनाक्षी ने पूछा, तो क्या? दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, आज सिर्फ महेश। रात गहराने लगी, चारों पहाड़ों से नीचे उतरने लगी। रास्ता लंबा था, लेकिन अब वे उस दिशा में जा रही थी जहां से किले की ऊंची दीवारें दिखाई देती थी। मैदानों के बीच उठी वो विशाल संरचना दूर से ही अलग दिखाई देती थी, मशालों की रोशनी में चमकती हुई। नुमा ने धीरे से कहा, पहरे बढ़े हुए हैं। दुर्गा ने उत्तर दिया, क्योंकि वह इंतजार कर रहा है। वे किले के पास नहीं रुकीं। वे उस खुले मैदान तक पहुंची जहां से किले का मुख्य मार्ग गुजरता था, वही रास्ता जहां से सेनाएं निकलती थी, जहां से दूत आते जाते थे और जहां से व्यापारियों के काफिले गुजरते थे। आज वो रास्ता लगभग खाली था। कुछ ही देर बाद दूर से घोड़ों की आहट सुनाई दी। महेश का दल मैदान में उतर चुका था। वह अपने घोड़े से उतरा और धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसके साथ सैनिक थे, लेकिन उसने हाथ उठाकर उन्हें पीछे रुकने का संकेत दिया, क्योंकि सामने खड़ी आकृति अब साफ दिखाई दे रही थी। दुर्गा। कुछ क्षण तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। हवा मैदान में धीरे धीरे चल रही थी और दूर किले की मशालें चमक रही थी। महेश ने शांत स्वर में पूछा, तुम हो? दुर्गा ने कहा, हाँ। महेश ने कुछ पल उसे देखा, फिर उसने कहा, 8 रातें। दुर्गा ने उत्तर दिया, 9। महेश हल्का सा मुस्कुराया, तुमने मेरे साम्राज्य को तलवार से नहीं, दिमाग से चुनौती दी है। दुर्गा ने कहा, साम्राज्य हमेशा तलवार से नहीं गिरते। कुछ क्षण के लिए दोनों चुप रहे। महेश ने धीरे से कहा, तुम्हें लगता है कि इससे कुछ बदल जाएगा? दुर्गा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बदल चुका है। हवा तेज हो गई। महेश ने अपने पीछे खड़े सैनिकों की तरफ देखा, फिर वापस दुर्गा की ओर। तो अब? दुर्गा ने उत्तर दिया, अब जो बाकी है
वो आज खत्म होगा। मैदान में खामोशी फैल गई। नुमा, गंगी और मीनाक्षी पीछे खड़ी थीं। और पहली बार उन 9 रातों की योजना का आखिरी क्षण सामने था। महेश ने अपनी तलवार निकाली। उसकी चमक मशालों की रोशनी में दिखाई दी। दुर्गा ने भी अपने हाथ को तलवार के हत्थे पर रखा। और नवी रात की हवा में पहली बार इस संघर्ष का असली रूप सामने आया। राजा और चुनौती। अगली सुबह मैदानों का इतिहास बदलने वाला था। अध्याय 19, युद्ध का आरंभ। नवी रात के बाद मैदान की हवा स्थिर हो गई थी। दूर किले की दीवारों पर जलती मशालें ऐसे चमक रही थी जैसे अंधेरे में कई आंखें जाग रही हों। मैदान के बीच खड़े 2 व्यक्तियों के बीच अब सिर्फ कुछ कदमों की दूरी थी, लेकिन उन कदमों के बीच 9 रातों की योजना, कई टूटे रास्ते, बिखरे हुए काफिले, दरबार का संदेह और एक साम्राज्य की थरथराती नींव खड़ी थी। महेश अपने घोड़े से उतर चुका था। उसका शरीर विशाल था और उसके कंधों पर भारी कवच चमक रहा था। उसके हाथ में पकड़ी तलवार मशालों की रोशनी में चमक रही थी। वह कई युद्ध लड़ चुका था, कई विद्रोह कुचल चुका था, और आज तक किसी ने उसके सामने इस तरह खड़े होने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन उस रात मैदान में खड़ी स्त्री अलग थी। दुर्गा। उसके पीछे नुमा, गंगी और मीनाक्षी खड़ी थीं, लेकिन इस क्षण में वे सब पीछे रह गई थीं। ये युद्ध किसी सेना का नहीं था। यह युद्ध 2 इच्छाओं का था, एक जो साम्राज्य को बचाना चाहती थी और एक जो उसे बदलना चाहती थी। महेश ने धीरे धीरे कहा, तो ये सब तुमने किया? दुर्गा ने शांत स्वर में उत्तर दिया। हाँ। महेश ने मैदान की ओर हाथ फैलाया। मेरे रास्ते तोड़े, मेरे व्यापार को रोका, मेरे सैनिकों में संदेह डाला, और अब मेरे सामने खड़ी हो। दुर्गा ने कहा, तुम्हारा साम्राज्य तलवार से बना था। महेश ने तलवार उठाई। और तलवार से ही बचेगा। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। हवा मैदान में बह रही थी। फिर महेश ने पहला कदम बढ़ाया। देखते हैं, उसने कहा, तुम्हारी योजना तलवार के सामने कितनी देर टिकती है। उसने अचानक तेज वार किया। दुर्गा पीछे हटी। लोहे की पहली टक्कर ने रात की खामोशी तोड़ दी। तलवारों की आवाज मैदान में गूंज गई। दूर खड़े सैनिक स्थिर हो गए। नुमा ने धीरे से कहा, युद्ध शुरू हो गया। महेश के वार भारी थे। हर प्रहार में वर्षों का अभ्यास और शक्ति थी। दुर्गा पीछे हटती रही, लेकिन उसका संतुलन नहीं टूटा। वो हर वार को पढ़ रही थी, हर कदम को देख रही थी। महेश ने दूसरा वार किया, फिर तीसरा। दुर्गा ने तलवार से रोकते हुए कहा, साम्राज्य तलवार से बनते हैं, लेकिन हमेशा तलवार से नहीं टिकते। महेश ने हंसते हुए कहा, ये बात तुम्हें युद्ध के मैदान में समझ आएगी। उसने अचानक पूरा बल लगाकर वार किया। दुर्गा पीछे फिसली। धूल हवा में उठ गई, लेकिन अगले ही क्षण वह फिर खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ निर्णय था। और उसी क्षण दुर्गा ने पहली बार आगे बढ़कर वार किया। तलवारें फिर टकराईं। चिंगारियां हवा में उड़ी। मैदान अब युद्ध की आवाज से भर चुका था। और ये सिर्फ शुरुआत थी। मैदान की हवा अब शांत नहीं रही थी। तलवारों की लगातार टकराहट ने उस रात की खामोशी को तोड़ दिया था, और दूर किले की दीवारों पर खड़े सैनिक भी अब उस युद्ध को देख रहे थे जो मैदान के बीच चल रहा था। मशालों की रोशनी में 2 परछाइयां बार बार टकरातीं और अलग होतीं। महेश और दुर्गा। महेश का हर वार भारी था। उसके हाथों में वर्षों की शक्ति थी, युद्धों का अनुभव था और एक राजा का अभिमान भी था। उसने अपने जीवन में कई योद्धाओं को हराया था, लेकिन सामने खड़ी ये स्त्री अलग थी। वह हर वार से बचती, हर प्रहार को पढ़ती और फिर उसी शांति से वापस खड़ी हो जाती जैसे वह युद्ध नहीं, बल्कि समय का इंतजार कर रही हो। महेश ने एक तेज वार किया। दुर्गा पीछे हट गई, लेकिन तलवार उसके कंधे को छूती हुई निकल गई। रक्त की एक पतली धार उसके हाथ से नीचे गिरने लगी। दूर खड़ी मीनाक्षी की सांस अटक गई। दुर्गा, उसने धीमे स्वर में कहा, लेकिन दुर्गा की आंखों में दर्द से ज्यादा स्थिरता थी।
महेश ने देखा कि उसका वार सफल हुआ है। उसके चेहरे पर हल्की कठोर मुस्कान आई। युद्ध योजना से नहीं जीते जाते, उसने कहा, युद्ध शक्ति से जीते जाते हैं। दुर्गा ने अपनी सांस संभाली। और शक्ति सिर्फ तलवार में नहीं होती, उसने उत्तर दिया। महेश ने तलवार फिर उठाई और लगातार कई वार किए। इस बार वो रुका नहीं। उसकी चाल तेज थी, उसका प्रहार भारी था। दुर्गा पीछे हटती रही, धूल उसके पैरों के नीचे उड़ती रही और हर टक्कर के साथ मैदान में चिंगारियां फैलती रहीं। नुमा ने दूर खड़े खड़े कहा, वह उसे थकाना चाहता है। गंगी ने धीमे स्वर में उत्तर दिया, और दुर्गा उसे समझना चाहती है। मैदान में युद्ध और उग्र हो गया। महेश ने एक जोरदार प्रहार किया, जिससे दुर्गा की तलवार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। कुछ क्षण के लिए मैदान में सन्नाटा छा गया। महेश आगे बढ़ा। उसकी तलवार अब दुर्गा के सामने थी। यही अंत है, उसने कहा। दुर्गा घुटनों पर थी। उसने धीरे धीरे जमीन की तरफ देखा। फिर उसने कहा, नहीं। महेश की भौहें सिकुड़ गईं। उसी क्षण दुर्गा ने जमीन में गड़ा हुआ वो त्रिशूल पकड़ लिया, जो नुमा ने युद्ध से पहले मैदान में रख दिया था। त्रिशूल की धातु मशालों की रोशनी में चमक उठी। महेश कुछ क्षण के लिए ठिठक गया। तो अब, उसने कहा, तुम देवी बनोगी? दुर्गा धीरे धीरे खड़ी हुई। उसकी आंखों में अब पहले से अलग चमक थी। नहीं, उसने कहा, मैं सिर्फ वो अंत बनूंगी जिसकी शुरुआत तुमने की थी। मैदान में हवा तेज चलने लगी और अंतिम क्षण अब सामने था। रात का अंधेरा अब गहरा हो चुका था, लेकिन मैदान में जलती मशालों की रोशनी उस युद्ध को साफ दिखा रही थी, जो इतिहास बनने वाला था। दुर्गा के हाथ में त्रिशूल था, 3 नुकीली धारें, जो मशालों की रोशनी में चमक रही थी। उसके सामने खड़ा महेश अपनी तलवार थामे हुए था, लेकिन उसकी आंखों में अब पहले जैसी निश्चितता नहीं थी। कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। महेश ने धीरे से कहा, तुम सोचती हो कि मुझे मारकर सब बदल जाएगा? दुर्गा ने उत्तर दिया, किसी एक व्यक्ति को मारने से दुनिया नहीं बदलती। वह एक कदम आगे बढ़ी, लेकिन कभी कभी एक व्यक्ति का अंत कई लोगों को आजाद कर देता है। महेश ने तलवार उठाई। तो आओ, उसने कहा, देखते हैं किसकी इच्छा अधिक मजबूत है। वह तेजी से आगे बढ़ा। उसकी तलवार हवा को चीरती हुई दुर्गा की ओर आई। दुर्गा ने त्रिशूल घुमाया। तलवार और त्रिशूल की टक्कर ने मैदान में तेज आवाज पैदा की। महेश ने दूसरा वार किया। दुर्गा पीछे नहीं हटी। उसने त्रिशूल से वार रोका और उसी गति से आगे बढ़ी। महेश अब समझ चुका था कि ये युद्ध अब अलग दिशा में जा चुका है। वह पीछे हटा, फिर अचानक पूरा बल लगाकर आगे बढ़ा। लेकिन उसी क्षण दुर्गा ने कदम बदला। उसका त्रिशूल सीधा आगे बढ़ा। एक क्षण के लिए समय ठहर गया। फिर त्रिशूल की धार महेश के कवच को चीरती हुई उसके सीने में उतर गई। मैदान में सन्नाटा फैल गया। महेश की तलवार हाथ से छूट गई। उसने नीचे देखा, त्रिशूल उसके शरीर में धंसा हुआ था। उसने धीरे धीरे दुर्गा की ओर देखा। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं था, सिर्फ समझ थी। तो यही अंत था, उसने धीमे स्वर में कहा। दुर्गा ने कुछ नहीं कहा। महेश धीरे धीरे घुटनों पर गिर गया। दूर खड़े सैनिक स्थिर रह गए। महेश ने आखिरी बार आकाश की ओर देखा। साम्राज्य हमेशा नहीं रहते, उसने कहा। फिर उसका शरीर शांत हो गया। मैदान में हवा चल रही थी। दुर्गा ने धीरे धीरे त्रिशूल बाहर निकाला। दूर खड़ी नुमा, गंगी और मीनाक्षी आगे बढ़ी। नुमा ने कहा, सब खत्म हो गया। दुर्गा ने मैदान की ओर देखा, जहां महेश का शरीर पड़ा था। नहीं, उसने कहा, एक युग खत्म हुआ है। उसने आकाश की ओर देखा, जहां सुबह की पहली हल्की रेखा दिखाई देने लगी थी। और उसी क्षण मैदान में एक नई सुबह जन्म ले रही थी। अध्याय 22। नई सुबह। रात धीरे धीरे समाप्त हो रही थी। मैदान पर अब भी मशालें जल रही थी, लेकिन उनके प्रकाश की आवश्यकता कम होने लगी थी, क्योंकि पूर्व दिशा में आकाश हल्का होने लगा था।
हवा में अब वो तीखी तनावपूर्ण खामोशी नहीं थी जो कुछ समय पहले तक पूरे मैदान पर फैली हुई थी। युद्ध समाप्त हो चुका था। तलवारों की आवाज, सैनिकों की बेचैनी और 9 रातों की वह अदृश्य लड़ाई अब एक ही क्षण में शांत हो गई थी। महेश का शरीर मैदान की मिट्टी पर स्थिर पड़ा था। वह वही व्यक्ति था जिसने वर्षों तक मैदानों और घाटियों पर शासन किया था। उसकी शक्ति ने कई किलों को खड़ा किया था, कई सेनाओं को संगठित किया था और कई लोगों के जीवन की दिशा तय की थी। लेकिन उस सुबह उसकी शक्ति भी उसी मिट्टी में शांत पड़ी थी जिस पर उसका साम्राज्य खड़ा था। दुर्गा कुछ दूरी पर खड़ी थी। उसके हाथ में अभी भी त्रिशूल था, लेकिन उसकी पकड़ अब पहले जैसी कठोर नहीं थी। युद्ध के बाद आने वाली थकान धीरे धीरे उसके शरीर में उतर रही थी। उसके कंधे पर लगी चोट से रक्त की पतली रेखा अब भी नीचे बह रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई पीड़ा नहीं थी। वहां सिर्फ एक गहरी शांति थी। नुमा, गंगी और मीनाक्षी धीरे धीरे उसके पास आकर खड़ी हो गईं। कुछ क्षण चारों स्त्रियां बिना बोले मैदान को देखती रहीं। दूर खड़े सैनिक अब भी स्थिर थे। उनके सामने वो दृश्य था जिसे उन्होंने कभी सोचा नहीं था। जिस राजा के आदेश पर वे वर्षों से चलते आए थे, वो अब उनके सामने नहीं था। नुमा ने धीरे से कहा, वे समझ नहीं पा रहे कि अब क्या होगा। गंगी ने उत्तर दिया, साम्राज्य हमेशा किसी एक व्यक्ति के साथ नहीं समाप्त होते, लेकिन उनका डर समाप्त हो सकता है। मीनाक्षी ने आकाश की ओर देखा। सुबह हो रही है। दुर्गा ने धीरे धीरे त्रिशूल को जमीन में गाड़ दिया। उसने कहा, 9 रातें खत्म हो चुकी है। हवा मैदान में चल रही थी। पूर्व दिशा में सूरज की पहली किरण पहाड़ों के पीछे से निकलने लगी थी। धीरे धीरे वह रोशनी मैदान पर फैलने लगी, पहले घास पर, फिर सैनिकों के कवच पर और अंत में उस त्रिशूल पर जो मिट्टी में गड़ा हुआ था। नुमा ने पूछा, अब क्या? दुर्गा ने मैदान की ओर देखा। कुछ सैनिक अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे थे। उनके चेहरों पर भय कम था और उलझन ज्यादा थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब उनका भविष्य क्या होगा। दुर्गा ने शांत स्वर में कहा, अब निर्णय तलवार नहीं करेगी। गंगी ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, तो फिर? दुर्गा ने कहा, अब लोग करेंगे। कुछ ही देर में सूरज पूरी तरह उग आया। उसकी रोशनी मैदान पर फैल गई। 9 रातों के बाद वह पहली सुबह थी जब मैदान पर युद्ध की नहीं, शांति की हवा चल रही थी। सैनिकों ने धीरे धीरे अपने हथियार नीचे कर दिए। किसी ने आदेश नहीं दिया था। फिर भी सब समझ गए थे कि एक युग समाप्त हो चुका है। दुर्गा ने एक बार फिर मैदान को देखा। नुमा, गंगी और मीनाक्षी उसके साथ खड़ी थीं। वे 3 स्त्रियां जिनके साथ उसने 9 रातों में एक साम्राज्य की जड़ें हिला दी थीं। दूर पहाड़ों पर हवा चल रही थी और उसी हवा में एक नई कथा जन्म ले चुकी थी। एक कथा जो आगे चलकर लोगों की स्मृति में एक अलग रूप लेगी। लोग कहेंगे कि 9 रातों तक एक स्त्री ने अन्याय से लड़ाई लड़ी और 10वें दिन सुबह उसने अंधकार को समाप्त कर दिया। उस दिन से हर वर्ष लोग उन 9 रातों को याद करेंगे। उन्हें नवरात्रि कहेंगे और उस विजय को विजयदशमी। मैदान पर सूरज अब पूरी तरह उग चुका था और एक नई सुबह सचमुच जन्म ले चुकी थी। समापन, शक्ति का अर्थ। सूरज अब पूरी तरह आकाश में ऊपर उठ चुका था। उसकी सुनहरी रोशनी मैदान, पहाड़ों और दूर तक फैले रास्तों पर धीरे धीरे फैल रही थी। रात की सारी हलचल, तलवारों की टकराहट, सैनिकों की बेचैनी और 9 रातों की वह अदृश्य लड़ाई अब स्मृति बन चुकी थी। हवा में अब रक्त की गंध नहीं थी, बल्कि एक नई सुबह की शांति थी। वैसी शांति जो तब जन्म लेती है जब कोई युग समाप्त होता है और दूसरा युग धीरे धीरे शुरू होने लगता है। दुर्गा उस मैदान के बीच खड़ी थी जहां कुछ समय पहले अंतिम युद्ध हुआ था। मिट्टी में गड़ा हुआ त्रिशूल अब भी वही था और उसके आसपास की धरती पर सुबह की रोशनी चमक रही थी। उसके पीछे नुमा, गंगी और मीनाक्षी खड़ी थीं। वे 3 स्त्रियां जिन्होंने 9 रातों तक उसके साथ उस संघर्ष को जिया था
जिसे किसी सेना ने नहीं बल्कि विचार और धैर्य ने जन्म दिया था। कुछ समय तक कोई कुछ नहीं बोला, क्योंकि कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनके बाद शब्द छोटे लगने लगते हैं। दूर मैदानों में सैनिक धीरे धीरे अपने हथियार नीचे रख रहे थे। उनमें से कई वर्षों से महेश के आदेशों के अधीन थे। उनके लिए शक्ति का अर्थ आदेश था और आदेश का अर्थ भय। लेकिन उस सुबह उन्हें पहली बार ये समझ आ रहा था कि शक्ति का एक दूसरा रूप भी होता है, वह जो किसी को दबाने के लिए नहीं बल्कि मुक्त करने के लिए खड़ी होती है। दुर्गा ने धीरे धीरे त्रिशूल को मिट्टी से बाहर निकाला। कुछ क्षण वह उसे हाथ में लिए खड़ी रही। फिर उसने उसे जमीन पर टिकाकर कहा, शक्ति का अर्थ कभी विनाश नहीं होता। नुमा ने उसकी ओर देखा। फिर शक्ति का अर्थ क्या है? उसने पूछा। दुर्गा ने मैदान की ओर देखते हुए कहा, शक्ति का अर्थ है अन्याय को रोकने की क्षमता, और उससे भी बड़ा अर्थ है उस शक्ति को नियंत्रित करने का साहस। हवा पहाड़ों से उतरकर मैदान में फैल रही थी। गंगी ने धीमे स्वर में कहा, लोग इस कथा को अलग अलग तरह से सुनाएंगे। मीनाक्षी मुस्कुराई। कुछ कहेंगे कि एक स्त्री ने एक राजा को हराया। दुर्गा ने सिर हिलाया। लेकिन सच उससे बड़ा है। वह कुछ क्षण चुप रही। फिर उसने कहा, सच ये है कि जब लोग डरना बंद कर देते हैं तब साम्राज्य बदल जाते हैं। पूर्व दिशा में सूरज और ऊपर उठ चुका था। उसकी रोशनी अब पूरे मैदान पर फैल गई थी। वही मैदान जो कुछ समय पहले युद्ध का साक्षी था, अब शांत था। दुर्गा ने आकाश की ओर देखा। हर युग में एक महेश जन्म लेता है, उसने कहा, और हर युग में कोई न कोई उसके सामने खड़ा होता है। नुमा ने पूछा, क्या हर बार युद्ध होगा? दुर्गा ने उत्तर दिया, युद्ध हमेशा तलवार से नहीं होता। कभी कभी युद्ध विचार से होता है, कभी साहस से, और कभी सिर्फ एक निर्णय से। गंगी ने धीरे से कहा, तो शक्ति का असली रूप क्या है? दुर्गा ने मैदान की ओर देखा, जहां लोग अब धीरे धीरे अपने जीवन की ओर लौटने लगे थे। फिर उसने कहा, शक्ति वह नहीं जो डर पैदा करे, शक्ति वह है जो डर को समाप्त करे। हवा में अब एक अलग हल्कापन था। पहाड़ों की दिशा में बादल धीरे धीरे बह रहे थे और मैदान में जीवन फिर से चलने लगा था। लोग अपने घरों की ओर लौट रहे थे, सैनिक अपने हथियार समेट रहे थे और दूर रास्तों पर फिर से यात्राएं शुरू हो रही थी। 9 रातों की वो कथा अब समाप्त हो चुकी थी, लेकिन उसका अर्थ समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि हर वर्ष जब लोग उन 9 रातों को याद करेंगे तो वे सिर्फ एक युद्ध को नहीं याद करेंगे, वे उस विचार को याद करेंगे जिसने उस युद्ध को जन्म दिया था। वे याद करेंगे कि शक्ति का अर्थ भय नहीं होता। वे याद करेंगे कि अन्याय चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो, उसके सामने खड़ा होने का साहस हमेशा जन्म ले सकता है। और वे याद करेंगे कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों न हो, सुबह हमेशा आती है। इसी विश्वास के साथ ये कथा समाप्त होती है, लेकिन उसका अर्थ नहीं।